देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ईरान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ईरान की फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ईरान के अंदर अपने इश्यूज हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हैं। लेकिन उसमें जहाँ तक अमेरिका की हस्तक्षेप की बात है, वो शायद इंटरनेशनल वेनेजुला में जो हुआ उसके तहत अगर कुछ भी ऐसा अमेरिका करेगा तो ईरानियन लोग कंसोलिडेट मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप ईरान पे कोई अटैक करेंगे, ईरान पे किसी किस्म का मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे या किसी किस्म का रेड करके वहां से खुमैनी को हार्म करेंगे, तो ईरानियन पॉपुलेशन कंसोलिडेट होगी, ना कि ड्रिफ्ट करेगी। तो अमेरिका जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स, और दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप को कहीं विक्ट्री चाहिए, अब कहीं झंडा चाहिए। वो यूरोपियन यूनियन ने एकता दिखाई, ग्रीनलैंड के मामले पे उनको बैक फुट पे जाना पड़ा, जो वो ग्रीनलैंड में चाहते थे वो पूरा नहीं मिला। हालांकि वो भी उनकी पूरी शायद हो सकता है उनकी सिर्फ इतनी मुहिम हो, इंटरनली प्रेसिडेंट ट्रंप के पीछे जो टीम काम कर रही है वो उतना प्रेसिडेंट ट्रंप जितना बोलते हैं उनका एम उतना नहीं होता, उनका एक लिमिटेड एम होता है। तो आज ईरान के अंदर उनका लिमिटेड एम है कि किसी तरह से खोमेनी को जो है बर्खास्त किया जाए, किसी तरह से प्रेजेंट गवर्नमेंट सिस्टम को चेंज किया जाए, नई गवर्नमेंट हो जो प्रो अमेरिका हो, प्रो वेस्ट हो, और जो उनके इशारों पे काम करे। और फिर अल्टीमेट एम तो ये ना कि कंप्लीट जो एनर्जी है दुनिया की, उसके जो कंट्रोल है, एनर्जी सोर्सेज का जो कंट्रोल है, उस पे रिसोर्सेज पे कंट्रोल किया जाए। तो ईरान उसमें एक बाधा है। और ईरान, जहाँ तक ईरान की बात है, देखिए ईरान बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है पूरे के पूरे गल्फ के लिए, पूरे मिडल ईस्ट के लिए, पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट के लिए, खासकर भारत वगैरह पे ये बहुत क्रिटिकली लोकेटेड जो स्ट्रैटेजिकली लोकेशन है इसकी। तो इसमें अमेरिका, मैं नहीं सोचता कि बहुत भारी कोई लंबी लड़ाई करेगा या लंबा कोई युद्ध करेगा, जिस तरह से पिछली बार किया था कि इजराइल को एक आउटलेट देने के लिए उन्होंने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे स्ट्राइक की थी। इस तरह से कुछ छोटी मोटी स्ट्राइक कर सकता है, वरना मैं नहीं समझता कि ईरान के अंदर अभी अमेरिका कोई भारी भरकम तौर से, खासकर ग्राउंड पे, किसी किस्म से इन्वॉल्व होगा। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे अमेरिकी जंगी जहाज की। क्या अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया वही अमेरिका ईरान के साथ भी करने वाला है? ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ शिकंजा और कसने की तैयारी कर दी है। अमेरिका ईरान के आसपास अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। मंगलवार को दिए एक भाषण में ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका का एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसकी उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ईरान को नए समझौते पर सहमत किया जा सकता है। एक हफ्ते पहले भी ट्रंप ने इसी तरह का बयान देते हुए कहा था कि एक बड़ा अमेरिकी सैन्य बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। बीबीसी फारसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। अमेरिका ने ईरान के आगे 4 शर्तें रखी हैं जिसे उसे मानना होगा। चर्चा के लिए मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत के लिए। विशंबर दयाल जी, जिस तरीके से ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा अमेरिका का जंगी जहाज, ये एक पहले भी आ चुका है, अब दूसरा आ रहा है, क्या माना जाए इसका तरीका? ये क्या तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का? जो वेनेजुएला के साथ हुआ ठीक वही रिपीट तो नहीं किया जा सकता है ईरान के साथ, ये हम जानते हैं, पर तरीका क्या होगा? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ईरान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ईरान की फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ईरान के अंदर अपने इश्यूज हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हैं। लेकिन उसमें जहां तक अमेरिका की हस्तक्षेप की बात है, वो शायद इंटरनेशनल वेनेजुला में जो हुआ उसके तहत अगर कुछ भी ऐसा अमेरिका करेगा तो ईरानियन लोग कंसोलिडेट होंगे मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप ईरान पे कोई अटैक करेंगे, ईरान पे किसी किस्म का मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे या किसी किस्म का रेड करके वहां से खुमैनी को हार्म करेंगे, तो ईरानियन पॉपुलेशन कंसोलिडेट होगी, ना कि ड्रिफ्ट करेगी। तो अमेरिका जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स, और दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप को कहीं विक्ट्री चाहिए, अब कहीं झंडा चाहिए। वो यूरोपियन यूनियन ने एकता दिखाई, ग्रीनलैंड के मामले पे उनको बैक फुट पे जाना पड़ा, जो वो ग्रीनलैंड में चाहते थे वो पूरा नहीं मिला। हालांकि वो भी उनकी पूरी शायद हो सकता है उनकी सिर्फ इतनी मुहिम हो, इंटरनली प्रेसिडेंट ट्रंप के पीछे जो टीम काम कर रही है
वो उतना प्रेसिडेंट ट्रम्प जितना बोलते हैं उनका एम उतना नहीं होता, उनका एक लिमिटेड एम होता है। तो आज ईरान के अंदर उनका लिमिटेड एम है कि किसी तरह से खोमेनी को जो है बर्खास्त किया जाए, किसी तरह से प्रेजेंट गवर्नमेंट सिस्टम को चेंज किया जाए, नई गवर्नमेंट हो जो प्रो अमेरिका हो, प्रो वेस्ट हो, और जो उनके इशारों पे काम करे। और फिर अल्टीमेट एम तो ये ना कि कंप्लीट जो एनर्जी है दुनिया की, उसके जो कंट्रोल है, एनर्जी सोर्सेज का जो कंट्रोल है, उस पे रिसोर्सेज पे कंट्रोल किया जाए। तो ईरान उसमें एक बाधा है। और ईरान, जहां तक ईरान की बात है, देखिए ईरान बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, पूरे पूरे के पूरे गल्फ के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट के लिए, खासकर भारत वगैरह पे ये बहुत क्रिटिकली लोकेटेड जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है इसकी। तो इसमें अमेरिका, मैं नहीं सोचता कि बहुत भारी कोई लंबी लड़ाई करेगा या लंबा कोई युद्ध करेगा। जिस तरह से पिछली बार किया था कि इजराइल को एक आउटलेट देने के लिए उन्होंने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे स्ट्राइक की थी, इस तरह से कुछ छोटी मोटी स्ट्राइक कर सकता है। वरना मैं नहीं समझता कि ईरान के अंदर अभी अमेरिका कोई भारी भरकम तौर से, खासकर ग्राउंड पे, किसी किस्म से इन्वॉल्व होगा। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि लोग चार शर्तें, विशंबर दयाल साहब, चार शर्तें हैं जो कि रखी गई है। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। चार शर्तें क्या हैं? यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटा दिया जाए, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या को सीमित किया जाए, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद किया जाए। ये चार शर्तें अमेरिका ने रखी हैं। बिल्कुल, देखिए ये शर्तें जब हो सकती हैं जब खोमेनी साहब को हटा दो। जब तक खोमेनी साहब है, जब तक ये शर्तें मंजूर नहीं है ईरान को। तो वही मैं कह रहा हूं बार बार, वो तो शर्तें हैं। देखिए, जहां तक यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है, अगर पीसफुल पर्पसेस के लिए है तो फिर अमेरिका क्यों हस्तक्षेप करे भाई? अगर क्या सिर्फ अमेरिका या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ऑथराइज्ड है प्रॉस्पेरिटी एंड पीसफुल मींस यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? उसके लिए देखिए, उसके लिए एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, वर्ल्ड की एक बॉडी है एटॉमिक एनर्जी, जो वो चेक करते हैं, वो बार बार इंस्पेक्ट कर रहे हैं अमेरिका की, ईरान की पूरी साइट्स को। उनको आज तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि उसको यूरेनियम एनरिचमेंट को वो वेपनरी के लिए यूज करे। उन्होंने क्लीन चिट दी है। जहां तक बात है सपोर्ट की, यस, हमास, हाउतीज और लेबनान में हिजबुल्लाह, इसका ईरान समर्थक रहा है, लेकिन इसमें भी कई दावपेच है। तो इससे बेसिक चीज ये है कि किसी तरह से अल खोमेनी को वहां से बर्खास्त किया जाए, सरकार सत्ता बदली जाए। प्रेजेंट आप जो भी कोई गवर्नमेंट लाएंगे, आखिर ईरान जो है वो भी तो, अंदर भी तो लोग पैट्रियट होंगे ना, वो सरकार भी अपने ढंग से चलेगी। इराक नहीं बन सकता अब ईरान। आपने अमेरिका ने बहुत तरह तरह के मेथड लगा लिए। ये भी एक मेथड है किसी तरह से ईरान के अंदर प्रॉक्सी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने का। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। इनको और तरीके से कंट्रोल किया जाए। न्यूक्लियर जो लॉन्ग मिसाइल प्रोग्राम है, सबके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। इजराइल के पास भी है, इजराइल के पास एयर पावर भी है, और खुद अमेरिका के इसमें बेसिस हैं विद सच पावरफुल एरोप्लेन्स। तो ये सब बहाने हैं। क्या होगा असली मुद्दा इसका अंत कैसे होगा, क्या लगता है आपको? अंत मुझे लगता है, देखिए ईरान में एक बदलाव आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन जेन्युइनली फाइनेंशियली हार्डशिप में है। जो पॉपुलेशन है उसमें जनरली रोष है। उसमें एक तबका है 30 to 35% पीपल है जो आज इसके दिन, और जब तक ईरानियन जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं वो जब तक कमजोर नहीं होते, जब तक वो कंट्रोल कर लेते, अभी 6000 से ज्यादा डेथ्स हुई हैं, बहुत लोग प्रिजन में हैं, बहुत लोग इंजर्ड हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया उन्होंने। तो वक्त लगेगा, पर ये ढांचा गिरेगा। ईरान के अंदर एक मुहिम स्टार्ट होगी है। अब ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल लगे, 2 साल लगे, पर अल खोमेनी का जो ताना बाना जो बना हुआ है ये गिरेगा, बिकॉज ईरानियन लोगों में रोष है और उसको फ्यूल कर रहा है अमेरिका और इजराइल। अगर शायद ना फ्यूल करें तो इंटरनली थोड़ा सा जल्दी हो जाए, अगर फ्यूल करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स कंसोलिडेट करेंगे। हर देश में, हर दुनिया के हर देश में जहां एनर्जी सोर्सेज हैं वहां कुछ माफियाज हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं, कुछ गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं, कुछ लोग कंट्रोल करते हैं ना, उसमें दुनिया भर के इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। आखिर ईरान पे इतने दिन से बैन है, फिर भी ईरान का ऑयल दुनिया में जा रहा है।
ईरान से दुनिया के अंदर अभी फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं और रिसोर्सेज जा रहे हैं, ईरान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भी तो है। तो मेरा मानना यह है कि टाइम लगेगा, पर अमेरिका शायद स्क्वीज करता जाएगा। उसकी जितनी फाइनेंशियल हार्डशिप बढ़ेंगी, लोगों के अंदर रोष बढ़ेगा, प्रोपेगेंडा बढ़ेगा, उतना जो है ये, और बाकी सब मसल पावर है। ट्रंप इस दुनिया के अंदर जो थोड़ा बहुत सेटबैक हुआ ग्रीनलैंड से, उसको कहीं ना कहीं मेकअप करने की कोशिश कर। ठीक है, मैं आपको अगली खबर की तरफ लेकर चलता हूं जिसकी चर्चा इस वक्त दुनिया भर में हो रही है, और वो चर्चा है भारत और यूरोप के बीच हुई ट्रेड डील की। फ्री ट्रेड डील, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, और उस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ गई। अमेरिकी ट्रेड अधिकारी हैं जेमिसन ग्रीर, इन्होंने कहा है कि यह समझौते का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलने वाला है। उनके मुताबिक यह डील कई मायनों में भारत के पक्ष में झुकी हुई है। ग्रीर ने एक न्यूज चैनल से इंटरव्यू में कहा है कि समझौते के लागू होने के बाद भारत को यूरोपीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिलेगी। कुल मिलाकर भारत टॉप पर रहेगा। अब साहब विशंबर दयाल जी, ये चर्चा तो कल से ही हो रही है, क्योंकि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, और जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, ट्रंप को लगा साहब भारत झुक जाएगा, मैं जिसके साथ चाहे जैसा व्यवहार कर सकता हूं, मैं जिसे जब चाहे दबा दूं, जिसका राष्ट्रपति उठा लूं, किसी का बिजनेस रोक दूं, किसी के साथ ट्रेड रोक दूं। भारत ने साहब मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, और अब अमेरिका जो है वो परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा। वो यूरोप को ताने दे रहा है कि आपने तो अपने खिलाफ एक युद्ध को खुद ही पैसे दे रहे हैं, आप उसे फंड कर रहे हैं अपने खिलाफ युद्ध को, भारत के साथ आप ट्रेड डील कर रहे हैं। और पूरी दुनिया का मीडिया इसे कवर कर रहा है और दिखा रहा है ट्रंप को कि देखिए आपके रोकने से कुछ नहीं रुकता है, दुनिया चलती रहेगी आपके साथ या आपके बिना। विशाल, पहली बात तो यह है कि देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई, हमें अपनी सरकार को, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारी जो ट्रेड मिनिस्ट्री है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो बिजनेस डायस्पोरा, हमारे जो बिजनेस हेड्स हैं, आई थिंक हेड्स ऑफ टू देम, कॉम्प्लीमेंट्स टू देम। और आई थिंक आपके चैनल से, आपके जरिए मैं मतलब इन सबको ये एक्चुअली में मुबारक के बाद है इनके लिए, बहुत अच्छा कदम है ये। और नेचुरल पार्टनर, देखिए यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और ये सब जो है इंडिया के नेचुरल पार्टनर्स हैं फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। क्यों नेचुरल पार्टनर्स हैं? क्योंकि इनके अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, जो जिस पे बिजनेस, जिस जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंसेस आती हैं, जिसके अंदर अपनी जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं, जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं, वो इनहेरेंट है। मतलब लॉ जो है वो इक्वल है। अगर कोई वायलेट करता है एग्रीमेंट को बिटवीन इंडिया एंड से इंडियन बिजनेसमैन एंड से टुमारो स्वीडिश बिजनेसमैन या फ्रेंच बिजनेसमैन, तो आर्बिट्रेशन लॉज, इंश्योरेंस, ऑल लॉज आर उन पे प्रिविलेंट है। तो एक तो लीगल सिस्टम से, डेमोक्रेटिक सिस्टम से, सिविलाइजेशनल सिस्टम से हम बड़े नेचुरल पार्टनर हैं। दूसरा, यूरोप के अंदर की टेक्नोलॉजीज है, वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में वो यूरोप में भी है, जो चाइना से ले सकते हो वो यूरोप में। यूरोप टेक्नोलॉजीज का हब है, प्रॉस्पेरिटी की जो टेक्नोलॉजीज है वो यूरोप में आई है। तो भारत को बहुत चीजों में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, तो इनहेरेंट भारत जो है, जो हाई टेक्नोलॉजी है, उसके लिए इंपोर्ट के लिए, जॉइंटशिप के लिए, जॉइंट पार्टनरशिप के लिए आइडियल पार्टनर्स है। यूरोप को भी ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, यूरोप को भी स्किल्ड मैन पावर चाहिए, यूरोप को भी वो चीजें चाहिए जो भारत आज के दिन मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो भारत की स्ट्रेंथ्स है, जो 70-80 बिलियन डॉलर ट्रेड भारत जो एक्सपोर्ट अमेरिका को करता था, उसमें काफी चीजें यूरोप में जा सकती हैं। तो यूरोप, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, और अगर आप डिस्टेंस वाइज देखें तो बीच में सिर्फ गल्फ और कुछ एशियन रीजन्स है ना, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की बहुत दिन से मतलब थी, और पहले इंग्लैंड के साथ हुई। तो इंग्लैंड और अगर यूरोपियन यूनियन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अगर ये सब अपनी ट्रेड सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो मैं समझता हूं ना भारत को इतना चाइना पे डिपेंड करने की जरूरत पड़ेगी, ना भारत को इतना अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा। ये अमेरिका को भी वीकन करेगा, चाइना को भी वीकन करेगा, और जो कंट्रीज आज के दिन
लीगल फ्रेमवर्क में बिलीव करती हैं, लॉ जो इंटरनेशनल लॉज में बिलीव करती हैं, जो 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 सोसाइटीज बिल्कुल फंडामेंटल्स वो हैं जो जिसपे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का ग्रोथ हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी डील है और इसमें भारत का मुनाफा होगा। भारत के जो ट्रेडर्स हैं, भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, भारत को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी सर्विसेज सेक्टर में जाने की, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और यूरोप की रिक्वायरमेंट है आज के दिन। अगर आप देखें तो स्किल्ड मैन पावर की जर्मनी को रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड पर क्या मैन विशंबर पावर दयाल की साहब, फ्रांस आपको नहीं में लगता है कि जिस तरीके से ट्रेड के मामले में दुनिया आगे आ रही है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को लेकर अब दुनिया को आगे आना होगा और एक अपना अलग जो है वो ग्रुप बनाना होगा? जैसे वेनेजुएला को, जैसे ईरान को, जैसे ग्रीनलैंड को धमकियां दी जा रही हैं ट्रंप की तरफ से कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके खिलाफ भी एकजुट होना पड़ेगा। सिर्फ ट्रेड को बचाना नहीं है, आपको अपने आप को भी बचाना पड़ेगा। ये देखना होगा कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए तो यूरोप साथ में आ गया, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि यूरोप के पास कुछ है नहीं। अगर अटैक कर दे कोई, यूरोप अपने आप को बचाने के लिए तो खुद अमेरिका पर निर्भर करता है। विशाल वो होगा नहीं, बिकॉज अमेरिकन सोसाइटी और यूरोपियन सोसाइटी बहुत इंटरवाइंड है ना। ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। उनके सब कुछ है, बेसिस है उनके, नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि अमेरिका अटैक कर देगा। मैं आता हूं जो मेन इश्यू आपको उसमें भी एक दुविधा है। कौन ऑब्जेक्ट कर सकता है? रशिया, इंडिया, चाइना। और दुनिया में कौन ऑब्जेक्ट करेगा? डोंट एक्सपेक्ट अफ्रीका से कुछ, कोई नहीं करेगा। एक्सपेक्ट किंगडम से कुछ, सऊदी अरेबिया, ये सब किंगडम्स है जो लोग कर सकते हैं। रशिया फुली ऑक्यूपाइड है अपनी वॉर। सेकेंडली, रशिया जब तक स्टिक आउट नहीं करेगा नेक्स्ट, जब तक रशिया को अब खतरा नहीं होगा, उसमें रशिया कुछ भी करेगा, बिकॉज रशिया इज ए न्यूक्लियर पावर, रशिया इज ए टेक्नोलॉजिकल पावर, रशिया ने वो अपनी स्ट्रेंथ बचा के रखी हुई है, तो उससे वो मेडल नहीं करेंगे। जहां तक इंडिया चाइना की बात है, चाइना इंडिया के जो अपने डिफरेंसेस है ना, और उसमें चाइना जो है, चाइना की जो हिडन एजेंडा है वो साफ अमेरिका नहीं है। चाइना का हिडन एजेंडा है इंडिया को ना उभरने दिया जाए, वरना चाइना पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करे, टेररिज्म को क्यों सपोर्ट करे, क्यों डिस्टेबिलिटी चारों तरफ इंडिया की क्यों डिस्टेबिलिटी करे, क्यों इंडिया के चारों तरफ जो है म्यांमार में इंटरफेरेंस, बांग्लादेश में इंटरफेरेंस, नेपाल में इंटरफेरेंस, हर जगह करता है ना। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, चाइना इस बात को कभी भी नहीं। और जॉइंटली ये कहने, अगर ये जॉइंटली आज से 3 साल पहले कहते ईरान पे जो लगाए थे सैंक्शंस, अगर ये मना करते अमेरिका को, अमेरिका क्या कर लेता? दे शुड हैव रिफ्यूज्ड। अगर आज आपको रिफ्यूज कर देना चाहिए, आप क्यों रशिया को, अमेरिका कह रहा है आप रशिया से ऑयल मत लो, रशिया से ये मत लो, आप क्यों उसको एग्री करते हो? आप मत एग्री कीजिए ना, आप लड़ाई मत लीजिए, पहले जो बेसिक मुद्दों पे ना कहना शुरू कीजिए ना, उनको कहना चाहिए आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। जब अमेरिका को यह लगता है कि आप डाइल्यूट कर रहे हो अपना स्टैंड उसके प्रेशर टैक्टिक्स में, और चाइना भी करता है, चाइना ने भी किया है, इंडिया ने भी किया है, तो एक्चुअल में लड़ाई की जरूरत नहीं है, जितनी जॉइंटनेस दिखाने की जरूरत है ऑन बेसिक ह्यूमन इश्यूज। एंड बेसिक ह्यूमन इश्यूज ये हैं कि फाइन देयर इज ए वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, उनका मुद्दा है, लेकिन रशिया हमेशा इंडिया के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। सबसे पहले तो बोलिए साहब हम उनसे साथ ट्रेड करेंगे, अगर आप डॉलर नहीं परमिट करेंगे, उस पर सैंक्शन लगाएंगे, हम रुपी रूबल में करेंगे, हम बार्टर करेंगे, हम करेंगे। आप कौन है? आपको एक बार आपको पॉलिसी में, और आपके 5 मिलियन इंडियंस आते हैं, दे आर ड्राइविंग इंडियन अमेरिकन इकोनॉमी। क्या करेगा अमेरिका? ये एक बवंडर बना रखा है ना कुछ लोगों ने, स्ट्रैटेजिक थिंकर्स ने, और थ्योरीज बना रखी हैं कि इसका ये मतलब होगा, इसका ये इंप्लीकेशन होगा। इंडिया ने उनसे कुछ टेक्नोलॉजीज ली हैं, वेपन सिस्टम्स लिए हैं, उन वेपन सिस्टम्स पे इंडिया डिपेंडेंट है, लेकिन अमेरिका मार्केट भी तो डिपेंडेंट है ना। अगर इंडिया को भी बंद कर दो, रशिया को भी देना बंद कर दो, ईरान को भी बंद कर दो, अगर चाइना भी कहते ठीक है मैं भी नहीं खरीदता तुम्हारे हवाई जहाज, तुम अपने पास रखो अपना बोइंग शोइंग वो, तो उसको झटका लगेगा। ये झटका दुनिया देने को तैयार नहीं है। एवरी डिप्लोमेसी इज प्लेइंग बाय ओन इंटरेस्ट। मैं एक आखिरी खबर जिस पर चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन संचालन की डील को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान का एक अखबार है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जिसने ये खुद जानकारी दी है। इसे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत में अचानक जो यात्रा हुई है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। विशंबर दयाल साहब,
वो कह रहे हैं कि नायान साहब यहां पर आए, कुछ घंटे के लिए रुके, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट गए, पता नहीं क्या बातचीत हुई, पाकिस्तान के एयरपोर्ट की डील ही कैंसिल हो गई। पाकिस्तान तो सोच कर बैठा था कि मुस्लिम उम्मा ये तो बचाएंगे हमें, ये तो आएंगे यहां पर इन्वेस्ट करेंगे, एयरपोर्ट चलाएंगे, डूबता हुआ एविएशन सेक्टर हमारा बचा लेंगे। ये तो खेल पलट गया। देखिए, यूएई जो है, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ मिलके एक इस्लामिक नाटो किया। आपने यूएई को कंप्लीट इग्नोर कर दिया। तो यूएई भी तो कुछ करेगा वापस ना। यूएई क्यों? आखिर यूएई में भी और बहुत अच्छी बात है, यूएई जो है वो बहुत की प्लेयर है। सऊदी अरेबिया एक जायंट है यूएई की, लेकिन तभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की इन किंगडम्स ने एक अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा बनाया, बिकॉज बहुत पहले सोच लिया था इस शेखडम ने कि फ्यूचर, दुनिया का फ्यूचर क्या होगा। तो और अगर ये जो इनिशिएटिव है सऊदी अरेबिया का, इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया, सऊदी थ्रू गल्फ, थ्रू सऊदी ऑन टू यूरोप, ये जो न्यू रोड सिस्टम हम सोच रहे हैं, एक लॉजिस्टिक का जो चेन हम सोच रहे हैं, उसमें यूएई एक क्रिटिकल पार्ट है ना। तो वो क्यों पाकिस्तान के साथ करेगा? बहुत अच्छा किया उन्होंने, और ये इंडिया को इसे एक्सप्लॉइट करना चाहिए। इंडिया को मेरा मानना ये है कि इवन ईरान की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बिकॉज ईरानियन पीपल अल्टीमेटली उनके भी तो 36 का आंकड़ा है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। तो अगर चाइना आज भी पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है और हमारे छाबार में अगर काम बंद है, क्यों डिफरेंसेस हैं हमारे ईरान के, तो उसमें थोड़ी सी इंडिया को भी थोड़ा सा, मैं समझता हूं कि सॉफ्ट पावर को, सॉफ्ट वो ऑप्शंस ठीक हैं, हमने अब तक सॉफ्ट ऑप्शंस लिए। हम कहते रहे हम किसी की साइड में नहीं, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, वी आर द पीस प्रोमोटर्स, राइट। लेकिन जब दुनिया में उथल पुथल हो, अनसर्टेनिटी हो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो, यूएन मार्जिनाइज हो चुका है, यूएन की कोई से नहीं बची, तो इंडिया जैसी कंट्रीज को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आखिर हमने 40 साल पहले नॉन अलाइन भी तो लिया था। नॉन अलाइन बिल्कुल ठीक था, वो तो स्लोली नॉन अलाइन कंट्रीज सोवियत यूनियन की तरफ ड्रिफ्ट कर गया अपनी कंपल्शन में, तो वो वीक हो गया। तो आज के दिन एक संगठन की जरूरत है जो यूएन को या तो मजबूत करे और यूएन की रेलेवेंस बनाए, या जो है अमेरिका को उसकी जो यूनिपोलरिज्म है, यूनि डायरेक्शनल है, यूनि पावर जो है, डिक्टेटोरियल पावर जो है, प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को डिक्टेटोरियल उसमें लेते हैं ना। तो और ऐसा नहीं है कि ट्रंप जो है वो अकेले हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ट्रंप एक नहीं, एक बैकडोर टीम है जो पूरी की पूरी 24 घंटे यही काम करती है कि व्हाट नेक्स्ट। आखिर देखिए विशाल, एक बात समझनी पड़ेगी, 6 जनवरी 2020 को एक आदमी ने और उसकी टीम ने वो किया अमेरिका में जो कभी नहीं हुआ था, उन्होंने उनकी कैपिटल पे अटैक कर दिया। उसके बाद उसको माफी भी मिली, वो दोबारा इलेक्शन जीत बना और भारी बहुमत से जीता। और फिर 26 जनवरी 25 जनवरी 2025 को उसने बोला सारे प्रेसिडेंट को बुला के, एक्स प्रेसिडेंट को, तुम यूजलेस हो और मैं अभी गोल्डन एरा लाऊंगा। उसमें उसकी पार्टी के भी थे, बाकी भी थे। उसके बाद भी उसको कोई इसमें अनप्रेसिडेंटेड नहीं लगा, कोई अनडेमोक्रेटिक नहीं लगा, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं लगा। कोई अपने एक्स प्रेसिडेंट को बुला के इस किस्म की भाषा इस्तेमाल कर सकता, तो इसका मतलब उसके पीछे एक टीम है, और वो टीम जो है वो काम कर रही है। वो मून मांगता है, उनको मून नहीं चाहिए, उनको शायद हिमालय जितनी हाइट चाहिए, लेकिन वो मांगेंगे मून। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है, और चाइना इसको समझता है। इसमें मैक्सिमम बेनिफिट पीछे कुछ दिनों में चाइना का हुआ है। बिल्कुल। तो इंडिया को अपनी राह ढूंढनी है और स्ट्रॉन्ग उससे ढूंढनी है। बिल्कुल, इंडिया को अपनी राह ढूंढनी है और इंडिया धीरे धीरे करके इस राह को ढूंढ भी रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा है, पर मेरा मानना यह कि कुछ चीजों में आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वो लेने की, कई बार ना रीढ़ की हड्डी दिखानी पड़ती है। अच्छा पहलवान भी गांव नहीं है, अब ये दुनिया है। गांव में जो तगड़े पहलवान थे, लोग उनसे नहीं, मैं गांव से आया, लोग उनसे वैसे ही झगड़ते थे कि ये तगड़े हैं, तो लोग चुप, और वो भी चुप रहते थे, किसी को तंग नहीं करते थे। लेकिन आज की दुनिया ऐसी है, तो कभी कभी अपनी मसल फ्लेक्सिंग दिखानी पड़ती है। ये एक बहुत अच्छी जो कभी ये ताकत दिखानी जरूरी हो जाती है। मैं माफी चाहूंगा, समय इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया विशंबर दयाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। छोटा सा ब्रेक।